नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे और हमेशा हम हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जिनका सरोकार समाज को नई दिशा देना होता है। आज हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर बाल भवन के संचालक डॉक्टर उमाशंकर नागाई जी। और आज हम उनसे जानेंगे जवाहर बाल भवन के बारे में कि किस तरह वह संचालित किया जाता है और बच्चों को उसका लाभ मिलता है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार नागाई जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं बाल भवन के बारे में तो आपसे बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आपके नाम के सामने लगा है डॉक्टर, तो आपने ज़रूर पीएचडी किया होगा। तो पीएचडी किस सब्जेक्ट में आपने की है? मैडम, मैं वैदिक दर्शन में पीएचडी करने के कारण अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता हूँ। जी जी जी। तो महर्षि दयानंद का समाज दर्शन इस विषय पर मैंने शोध किया था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। जी जी जी। उसकी पीएचडी मुझे उपाधि प्राप्त हुई है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि आप इस फील्ड में आगे जाएंगे? 1994 में हम लोग एमपीपीएससी से सिलेक्ट हुए थे। जी जी। जस्ट ग्रेजुएशन करके मैंने परीक्षा दे दी थी एमपीपीएससी की, और एमए और पीएचडी ये मैंने नौकरी में रहते हुए ही किया है। जी जी जी। तो पीएचडी करने के बाद नौकरी में आने का ऐसा कोई विचार करने का समय ही नहीं था। जी जी। नौकरी में पहले आ चुके थे, इस जॉब को कर रहे थे, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वैदिक दर्शन में आपने पीएचडी किया, तो वो कहीं ना कहीं आपके भी बिहेवियर में भी शामिल होगा। और कई लोगों से आप बात भी करते हैं तो वो बिल्कुल झलकता है कि वाकई की वैदिक जो एक सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और लोगों को इसे जानना चाहिए। निश्चित रूप से मैं अपने सनातन भारतीय संस्कृति के गुरुकुल परंपरा में संस्कृत वेद शास्त्र वगैरह पढ़े हैं मैंने। जी जी जी। और कॉलेज की पढ़ाई करने या नौकरी में आने का पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई और मेरे पिताजी की ऐसी इच्छा थी कि मैं ये सब करूं। तो मैंने वो जो मेरी गुरुकुल की पढ़ाई थी उसको बंद करके जी। और फिर ये आधुनिक शिक्षा जो कॉलेज की विश्वविद्यालय की शिक्षा है उसको मैंने किया। और उसी क्रम में चूँकि कुछ ना कुछ करना था तो शासकीय सेवा में इस पद पर आ गए। जी जी जी। तो ऐसा संयोग बना कि वो दिशा परिवर्तित हो गई। और सर, अब मैं जानना चाहूँगी आपके परिवार के बारे में कि जैसे आपके एक बेटा एक बेटी है और अभी हाल ही में आपकी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और उसने आईपीएस ज्वाइन किया है। तो कैसे आपने उसकी तैयारी में सपोर्ट किया? और आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से अगर सपोर्ट करें तो वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या कोई और एग्ज़ाम। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी मेरे परिवार में मेरी पत्नी श्रीमती नीलिमा नगाइच, जी मेरी बेटी लिपि और बेटा ओजस्वी हैं। जी। जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का विषय है, मैंने अपनी बच्ची को घर में रखकर ही अपने स्वयं के मार्गदर्शन में और सारी सुविधाएं घर पर ही उपलब्ध कराते हुए उसकी तैयारी करवाई है। जी जी। हमारे समाज में या आसपास ये वातावरण प्रचलित होता है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको बाहर जाना चाहिए, 4 साल बाहर रह करके तैयारी तभी अच्छे से हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों के पास बहुत साधन सुविधाएं नहीं हैं और जो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, जी। वो निश्चित रूप से अपने घर में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, इवन मैं तो अपने गांव में रहकर मैंने एमपीपीएससी की तैयारी की थी, जहां कोई अखबार भी नहीं आता था और उस ज़माने में कोई ऐसी साधन सुविधाएं नहीं थी। जी। तो ऐसा अपने मन में निश्चित रूप से ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी अपनी लगन, परिश्रम और समझदारी के साथ यदि हम पढ़ाई करते हैं जी। तो बाहर से किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अपने को इस तैयारी में इसलिए शामिल मानता हूँ जी। कि उसकी तैयारी की सारी योजना, उसकी रूपरेखा हम दोनों ने मिलकर बैठकर तय की थी। कौन से विषय लेंगे, ग्रेजुएशन में उसको क्या पढ़ना है, ताकि ग्रेजुएशन और यूपीएससी की तैयारी एक साथ चलती रहे। जी जी जी। 2016-17 से मेरी बेटी
साथ साथ ग्रेजुएशन कर रही थी और साथ में ही यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जी जी। मैं सुबह शाम प्रतिदिन उससे इस विषय पर चर्चा करता था और निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करने से उसको अच्छी सफलता मिली है और इसके लिए उसका परिश्रम, उसकी तपस्या है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी बेटी ने अपने परिश्रम से हम सबका, हमारे परिवार का नाम रोशन किया। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ और आपकी मेहनत और आपकी बेटी की मेहनत का ही नतीजा है कि वो आज आईपीएस उसने जी, ज्वाइन किया। बहुत धन्यवाद। ऐसा दृढ़ निश्चय और एक टारगेट बनाने के कारण ही ऐसी सफलताएं मिलती हैं। बिल्कुल। ऐसा हमारी समझ है और हमने ऐसा प्रत्यक्ष देखा भी है। जी, और ज़रूर और लोग अगर इसको आजमाएं तो ज़रूर सफलता तो हासिल होनी जी ही जी, है। निश्चित रूप से सफलता मिलती है। उसमें बच्चों को और उनके माता पिता को धैर्य रखना चाहिए। और सर मैं अब जानना चाहूँगी कि आपने जब से ये महिला एवं बाल विकास विभाग ज्वाइन किया है, तब से जो आज तक का आपका सफ़र है, इसमें आप कई जगहों पर रहे हैं, कई योजनाओं को लेकर आपने काम किया होगा और आगे भी आप अभी कर ही रहे हैं। तो सर इस विभाग के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से शुरुआत की? मैं एमपीपीएससी के टॉप 20 में था और मेरा रुझान चूँकि सामाजिक विषयों पर अधिक था, तो पुलिस या डीएसपी ऐसे पदों को मैंने चॉइस में न दे करके महिला बाल विकास को चॉइस में रखा था। जी जी। मेरी अपनी समझ ये थी कि मैं जो ये कमज़ोर तबके हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, गरीब कुपोषित बच्चे हैं, जी जी। इनके लिए कुछ अच्छा काम कर पाऊंगा तो मुझे अपनी नौकरी के साथ साथ एक सामाजिक कार्य और समाज सेवा का भी एक लाभ होगा। जी जी जी। तो इस दृष्टि से मैं इस सेवा में आया था। जैसे महिला बाल विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है और हमारे जो पूरे प्रदेश के ज़्यादातर लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जब लाडली लक्ष्मी योजना जब बनना शुरू हुई या इसकी जब योजना तैयार हुई 2006 में, उस वक्त आप लोगों से भी कई ऐसी जानकारियाँ प्राप्त की होगी या इस योजना को बनाने में आपका भी कभी कोई योगदान रहा है? 2006 में जब लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारूप शासन तय कर रहा था, जी जी। उस समय मैं भोपाल जिला कार्यक्रम अधिकारी पदस्थ था। जी जी। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि भोपाल में ही मुख्यालय है सारे शासन प्रशासन का, जी। तो कई बार जिले की जितनी आवश्यकताएं संचालनालय को होती थी, डाटा या फीडबैक लेने का या कुछ आवश्यक प्रपत्र लेने का, वो सब हम लोगों ने उपलब्ध कराए थे। और उसके पहले माननीय बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, जो भोपाल के ही मुख्यमंत्री थे, तो महिला बाल विकास विभाग में जो फोकस होता था वो निश्चित रूप से भोपाल जिले में ही रहता था। जी जी और जी। हमने उस फोकस में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव, आयुक्त, संभाग आयुक्त, इन सबके मार्गदर्शन में लगातार टीम वर्क के रूप में काम किया था। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि पूरे देश में ये ध्वज स्कीम के रूप में मानी गई है। हम जी जी। फ्लैग स्कीम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक बदलाव के लिए बेटियों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराने के लिए और सबसे बड़ी बात, उनको एक सम्मानित स्थान दिलाने के लिए जी। जो उनके विचार थे उसको बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया गया है उनके मार्गदर्शन में। बिल्कुल सर, और सब लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, सभी पूरे बालिकाएं। प्रदेश को और बल्कि कई प्रदेशों में इस योजना को लागू करके महिलाओं, बच्चियों के लिए विशेष रूप से बहुत लाभकारी योजना साबित हुई जी है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस योजना को बनाने में, इसका प्रारूप तैयार करने में शामिल रहे। तो सर और मैं अब जानना चाहूँगी, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना एक फ्लैग स्कीम है अपनी, तो ऐसी और भी कोई ऐसी योजना है जो फ्लैग स्कीम कहलाती है? विभाग में दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक फैली हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना तो विभाग की आईसीडीएस है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जी जी। जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। जी जी। और आंगनबाड़ी केंद्र की जो मुख्य सेवाएं हैं, बच्चों का कुपोषण दूर करना, उनकी स्वास्थ्य देखभाल करना, उनको प्री प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, उनके टीकाकरण का काम करना, उनकी स्वास्थ्य जांच करना, ये सारी आवश्यक सेवाएं जो हैं वो आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आती हैं। जी जी। और दूसरी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी योजना है आईसीपीएस, जी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जी जी। एकीकृत बाल संरक्षण योजना। जी जी। इस योजना के अंतर्गत जो बेसहारा, अनाथ और इस प्रकार के बच्चे हैं जो पीड़ित हैं या जिन बच्चों के द्वारा कुछ गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, जी जी। ऐसे विधि विरुद्ध कार्य करने वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल करना, उनमें सुधार लाना और उनका पालन पोषण करके समाज की मुख्य धारा में मिलाने का काम इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। जी जी। संचालनालय में रहते हुए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में मेरी भी भूमिका रही है। जी जी। और
जिले में फील्ड में रहते हुए तो विभाग की सारी योजनाओं का काम करना ही होता है। जी जी। और हमने भी इन सबको अपने यथाशक्ति अच्छे से करने की कोशिश की है। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके जो बाल भवन है इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको संचालित किया जाता है और बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। जी। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आया था यहाँ पे आके तो खो गया था बस। मैंने कहा यहीं करेंगे हम ये इवेंट। बहुत हरा भरा और इतना म्यूज़िक के सिवाय यहाँ पे अभी जो हमारे यहाँ इंजॉय करना है तो मे बी वी आर स्पॉइलिंग दैट, बट बहुत कामनेस है इस जगह में। बहुत सुंदर जगह है। एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। इस बार तो मतलब इट्स ए मार्वलस। मतलब आपने ये जो इवन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को मैं तो चाहता हूँ कि वो खुद टेक ओवर करे क्योंकि इतना अच्छा प्लेस है ये। Species of bird that I saw in my whole life. I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज़ एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. This place is very good. I enjoyed very much and ambience बहुत अच्छा है, environment बहुत अच्छा है। ठंड थी तो the bonfire और food, fab food, awesome food and जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक adventurous हो जाता है कि आप अंधेरे में adventure कर रहे हो। That's very good. तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जी, अब सर मैं जानना धन्यवाद। चाहूँगी आपके वर्तमान विभाग बाल भवन के बारे में कि जवाहर बाल भवन में आपने सेवाएं पहले भी दी है और आज भी आप दे रहे हैं। तो जो बाल भवन की जो गतिविधियाँ है जिसमें 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को नई नई गतिविधियों से जोड़ा जाता है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, नृत्य हो, इन सब चीज़ों से जोड़कर उनके जो क्षमताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ आपके जवाहर बाल भवन में आप किन किन गतिविधियों पर ज़्यादा फोकस देते हैं? यहाँ लगभग 16 विधाएं ऐसी हैं जिन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जी जी। कुछ विधाएं बहुत लोकप्रिय हैं और कुछ विधाएं ऐसी हैं जिन पे कम बच्चे ध्यान देते हैं। जी जी। बाल भवन का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी अवधारणा है, जी जी। वह यह है कि बच्चों में जो नैसर्गिक प्रतिभा है, प्राकृतिक प्रतिभा है, शिक्षा के अलावा पढ़ाई लिखाई का जो हमारा नियमित पाठ्यक्रम है विद्यालयों में, उनके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, जो बच्चे की रुचि अभिरुचि का विषय है, साहित्य है, संगीत है, नाटक है, नृत्य है, पेंटिंग है, हस्तकला है, या कंप्यूटर है, या साइंस में इनोवेशन है,
कुछ हमारे यहाँ एक एयरो मॉडलिंग का भी एक डिपार्टमेंट है। तो अगर बच्चे को कुछ ऐसी विशेष रुचि है तो उसका प्रशिक्षण देने के लिए इन बाल भवनों की स्थापना की गई है। और यह जवाहर बाल भवन भोपाल में मुख्यालय में स्थित है और इसके अलावा जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, इन 6 संभागीय मुख्यालयों पर भी हमारे बाल भवन संचालित हैं। इन 7 बाल भवनों के माध्यम से हम लगातार अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेष रूप से कोरोना के समय में जब सारे संस्थाएं, इवन सारे कार्यालय तक बंद हो गए थे और लॉकडाउन के समय तो घर से निकलना मुश्किल था, बच्चों के पास और कुछ काम भी नहीं उस था। समय बच्चों के अवकाश थे, विद्यालय की परीक्षाएं जिस मार्च अप्रैल में हुई थी, तो बच्चे घर में कैद रह करके बच्चों के लिए बड़ा कठिन समय था। तो ऐसी स्थिति में हमने जवाहर बाल भवन की गतिविधियां हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया था, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने क्लासेस चलाई थी। और एक सबसे बड़ी बात जो मुख्य उपलब्धि उस कोरोना के समय हुई थी, हमने ऑनलाइन एक राज्य बालश्री प्रतियोगिता आयोजित करी थी, जिसमें पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए हमने इसको ओपन किया था। और दूर दराज के अलीराजपुर, झाबुआ से लेकर अनूपपुर, सीधी, शहडोल, सिंगरौली तक के बच्चे और शहर और गांव के बच्चे, कस्बों के बच्चे और सभी प्रकार के बच्चे इसमें शामिल हुए थे। और बहुत बड़ी संख्या में 13,225 बच्चे इसमें दर्ज हुए थे। अलग अलग विधाओं में हमने इन प्रतियोगिताओं को आयोजित किया था और बच्चों को कुछ पुरस्कार राशि नगद रूप में हमने उनके खातों में जमा की है। और अभी हमारा विचार है कि कभी एक बार हम उन बच्चों को यहाँ बुलाकर, क्योंकि अब कोरोना का समय ख़त्म हो गया है, तो उन बच्चों को यहाँ बुलाकर उनका एक बड़ा अच्छा आयोजन करें। तो जब जैसे शासन की व्यवस्था बनेगी और अनुमति प्राप्त होंगी वरिष्ठ कार्यालयों से, तो हम निश्चित रूप से इसका आयोजन करेंगे। और संभव है कि ये बच्चों की इस वर्ष की परीक्षा होने के बाद हम उसका आयोजन करें। और निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो हम लोग शासन प्रशासन के माध्यम से, बाल भवनों के माध्यम से जो सिखाते हैं, उसके अतिरिक्त भी गाँव में, शहरों में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हमारे उस प्रतियोगिता में जुड़ी थी और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमको उपलब्ध हुए थे, प्राप्त हुए थे, वो हमारे संपर्क में आए थे। और सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप बच्चों को जैसे विधाएं सिखाते हैं, नृत्य है, संगीत है और उनको चित्रकला है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो जब हमारे शासन के कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसमें भी बच्चों को कोई ना कोई एक मंच प्रदान किया जाता है और उसमें आपके बाल भवन के बच्चे कुछ ना कुछ एक अपना नृत्य नाटिका हो, योजना को लेकर हो, उसको आप लोग वहाँ पर दिखाते हैं। तो उसमें कैसे आप बच्चों को तैयार हाँ, करते निश्चित हैं? रूप से हमारे संचालनालय की ओर से, विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को बालिका दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मई के प्रथम सप्ताह में 2 मई से 8 मई के बीच में कभी भी लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने का आयोजन किया जाता है। इसमें हमारे बाल भवन के बच्चों से प्रायः मध्य प्रदेश गान, कोई एक नृत्य नाटिका और कोई जैसा समय होता है वैसे एक कोई नाटक भी प्रस्तुत कराया जाता है। तो इन आयोजनों में हम विभाग की जो मंशा है और उसकी जो योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुए प्रस्तुतियां कराते हैं बच्चों को। इसके लिए 10-15 दिन पहले से तैयारियां शुरू करते हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी उत्सव के समय हमने बालिका सशक्तिकरण पर नृत्य नाटिका तैयार कराकर प्रस्तुत कराई थी। और अभी विभाग की ICDS और ICPS जो 2 मुख्य योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन के संबंध में 2 बड़े अच्छे नाटक हमारे यहाँ तैयार हैं, जिनका प्रदर्शन हम संभागीय बाल भवनों के माध्यम से उन जिलों में और भोपाल संभाग के जिलों में हमारे बाल भवन की तरफ से किया जा रहा है। इसमें एक नाटक है गुड टच बैड टच, जो खासकर बच्चियों को अभद्र तरीके से छूना, अश्लील तरीके से स्पर्श करने से बचाने की शिक्षा देता है। और ये ICPS योजना के अंतर्गत है, हमने उसको तैयार किया है। तैयार बाल भवन ने किया, लेकिन ICPS योजना का उसमें उपयोग होता है, प्रचार होता है। और ICDS के जो कॉन्सेप्ट है, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को जो देखभाल हम करते हैं, प्री प्राथमिक और प्राथमिक देखभाल, उससे संबंधित 1000 डेज, 1000 दिवस तक, बच्चे के जन्म से 1000 दिन का होने तक, लगभग 3 साल की उम्र तक का होने तक बच्चे की देखभाल कैसे करना है,
कैसे उसको टीका लगना है, कैसे उसको खाना खिलाना है, कैसे उसका अन्नप्राशन संस्कार होना है, क्या नहीं खिलाना है, उसकी देखभाल कैसे अच्छे से हो सकती है, इस पर एक नाटक तैयार हुआ है और उस नाटक का प्रदर्शन हम ICDS योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाल भवन बच्चों से लेकर उनके अभिभावक तक इन योजनाओं के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चित रूप से, चूंकि विभाग की ही संस्था है जी। तो विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होता है। दूसरा, जैसा आपने कहा, बच्चों को भी इन योजनाओं को समझने का लाभ मिलता है। तो बच्चों के माध्यम से हम विद्यालय के अन्य बच्चों तक, माता पिता तक और समाज के दूसरे भागों तक इस बात को पहुंचा पाते हैं। और बच्चे जब नाटक, नुक्कड़ नाटक या नृत्य नाटिका के माध्यम से जहां प्रस्तुत करते हैं तो हजारों लाखों लोगों में वो बात पहुंचती है। जैसे मैंने बताया कि कोरोना के समय में जो हमने राज्य बालश्री प्रतियोगिता संचालित की थी, उस समय मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से 2 बार इसका प्रसारण परिचर्चा के रूप में हुआ था। तो निश्चित रूप से गांव-गांव तक, दूर दराज क्षेत्र तक इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार होता है, बात पहुंचती है। और मैं आप जानना चाहूँगी कि जैसे एक बाल पुरस्कार भी महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत दिया जाता है, तो ये बाल पुरस्कार है, क्या उसको भी बाल भवन के ज़रिए ही उन बच्चों को दिया जाता है कि जो इसमें नाटक में या नृत्य नाटिका में या म्यूज़िक में, इसमें वो लोग काम करते हैं? जिस पुरस्कार की आप चर्चा कर रही हैं वो बालश्री पुरस्कार है। अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर पर ये संचालित होता था। किन्हीं कारणवश अभी पिछले कुछ वर्षों से बालश्री पुरस्कार अभी देना अभी शासन ने बंद किया हुआ है। और 2017 के बाद से इसकी कोई प्रतियोगिताएं अभी नहीं हुई हैं। ये वास्तव में भारत सरकार के जो नई दिल्ली का बाल भवन है, वहाँ से ये संचालित होती है योजना। तो अभी राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली ने अभी इसको स्थगित किया हुआ है। अच्छा, वो वहाँ से बाल पुरस्कार के लिए यहाँ से एंट्रीज बुलाई जाती होगी हर प्रदेशों वहाँ से निर्देश और आवंटन उपलब्ध होता था और सभी राज्यों में, पूरे प्रदेशों में और यहाँ के माध्यम से हम जिलों में से बच्चों का चयन करके वहाँ प्रविष्टियाँ भेजते हैं। जी। तो अपने यहाँ से भी कई बच्चों को कभी बाल पुरस्कार मिले होंगे? निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों को, लगभग हर साल 5-6 बच्चों को जवाहर बाल भवन के और हमारे संभागीय बाल भवन के बहुत सारे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर बालश्री पुरस्कार प्राप्त हुए। सर, जैसे बाल भवन में बच्चों के जो एडमिशन्स होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर कब बच्चों ने एडमिशन लेना चाहिए और कैसे उनका टाइम शेड्यूल आप तैयार करते हैं? यहाँ हमारा जो प्रशिक्षण का वर्ष शुरू होता है वो मैडम 1 अप्रैल से शुरू होता है, क्योंकि मार्च में प्रायः छोटे बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। और जवाहर बाल भवन में 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को सामान्य तौर पर प्रवेश देते हैं। गृह विज्ञान विभाग जो हमारा है उसमें 18 वर्ष तक की बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है। और इस प्रशिक्षण सत्र में, जैसा मैंने बताया कि ग्रीष्म काल में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं, फिर बाकी गतिविधियां साल भर वो बच्चे करते रहते हैं। प्रवेश के समय उसको एक निर्धारित फार्म भरना पड़ता है, बहुत सरल सा फार्म है। बच्चे को केवल अपने जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना है कि उसकी आयु 5 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक नहीं है। और केवल साल भर की 60 रुपये उसकी फ़ीस होती है पंजीयन की, और समस्त प्रशिक्षण की कुल इतनी ही राशि उसको देनी होती है। तो सर, इसके अलावा जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, उन्होंने जिस भी गतिविधि में अपने आप को निखारा है और अपने आप को ऐसा बना दिया है कि वो कहीं भी जाकर अपनी प्रस्तुति दे सकता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कोई आपने सर्टिफिकेशन का भी प्रावधान रखा है? वास्तव में ये जवाहर बाल भवन की जैसे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में था। इसमें बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। यहाँ नियमित रूप से कक्षाएं लगेंगी, लेकिन कौन बच्चा कब आना चाहता है ये उस समय वो तय करेगा। वो कब और क्या सीखना चाहता है ये वो और उसके शिक्षक मिलकर तय करेंगे। कोई निर्धारित पाठ्यक्रम होगा या उसकी परीक्षा होगी, ऐसा प्रावधान यहाँ नहीं है। और ना यहाँ से कोई डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाता है। हाँ, इसके साथ साथ हमने एक सुविधा अलग से उन बच्चों के लिए ये कर रखी है कि जो हमारे प्रदेश का संगीत विश्वविद्यालय है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर, वहाँ से जवाहर बाल भवन को संबद्ध कर दिया है। तो जो बच्चे उस परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए एक परीक्षा केंद्र के रूप में जवाहर बाल भवन काम करता है और उन बच्चों को उस संगीत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। पर जवाहर बाल भवन का अपना कोई प्रमाण पत्र या डिग्री या डिप्लोमा का कोई कोर्स नहीं होता है। जी, मतलब ये एक तरीके से स्वतंत्र रूप से गतिविधियों को सीखने सिखाने का ये संस्थान है।
प्लेटफार्म है। तो ये और उन लोगों के लिए भी अच्छा हो जाता है कि जब वो यहाँ सुविधाजनक होता आए हैं तो यहाँ से उनको ऐसा भी ना लगे कि हमें कोई डिग्री ना मिल रही है, तो उनको वहाँ से और ये डिग्री सारी भी मिल जाती है। सुविधाएं निःशुल्क रूप से हम उपलब्ध कराते हैं बच्चों से, इस बारे में कोई फीस या कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जी जी। तो सर हम यहाँ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और आगे भी आपसे हम फिर मुलाकात होगी आपसे, और हम फिर जवाहर बाल भवन के बारे में और महिला बाल विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।